डॉक्टर सीपी राव है सर। मैं दो चीजें, ये जो बीजेपी थी ये कांग्रेस मुक्त और गांधी मुक्त भारत करते करते एक ऐसी स्थिति आ गई है, आज तीनों परिवार के तीनों सदस्य इस समय संसद में बैठे हुए हैं, सोनिया गांधी जी भी, राहुल गांधी जी भी और प्रियंका गांधी जी। ये कर्टसी बीजेपी। एक ऐसा व्यक्ति, नेहरू को मैं बिल्कुल ठीक से मुझे याद है कि 80 के बाद की पॉलिटिक्स में इंदिरा गांधी का नाम लोग लेते थे, नेहरू का नाम धीरे धीरे लेना बंद हो गया था, नेहरू ने कर दिया था अपना काम। लेकिन शायद बीजेपी ने नेहरू को रीस्टैब्लिश किया है और नेहरू को फिर से नई जनरेशन को यह समझने का मौका मिल रहा है कि इस देश की जो नींव रखी, उस नींव को रखने का काम नेहरू ने किया था। ये मेरे हिसाब से बीजेपी अगर ये काम को नहीं करती तो ये शायद कांग्रेस खुद भी नहीं उठाती। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि ये, मैं एक चीज आपसे समझना चाहूंगा, मैं व्यक्तिगत रूप से जो मेरा अपना है कंटेंट, राहुल गांधी को कोई छू नहीं सकता इस समय, जो करंट संसद सदस्य हैं लोकसभा में। लेकिन स्पीच क्राफ्ट, भाषा, मुद्दे, कहने का सलीका, कहने का ढंग, ये प्रियंका गांधी के पास है। लेकिन मैं अभी भी कंटेंट पे राहुल गांधी को मैं मानता हूं कि उनके पास जो कंटेंट है वो दूसरे के पास नहीं है। और जो नैतिक बल है, जब वो कहते हैं मनुस्मृति को, तो डॉक्टर राय ये बताइए कि आपको लगता है कि इस देश के कितने, वो लोग 2-3 से ज्यादा नहीं होंगे, 5 भी नहीं, जो इस हिम्मत के साथ इस बात को कहें। तो मैं ओवरऑल आपका जो इंपैक्ट ऑफ राहुल गांधी, इंपैक्ट ऑफ प्रियंका गांधी, और ये बात घर घर तक पहुंच रही है, वोट की दृष्टि से हो सकता है नुकसान हो, फायदा हो, मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपके इन दोनों लोगों के उस पर रिएक्शन, डॉक्टर राय। आनंद जी, राहुल गांधी ने खुद ही एक बयान दिया, शायद इलाहाबाद में संविधान सम्मेलन था, जो संविधान सम्मेलन वो कर रहे हैं लगातार, लखनऊ में हुआ और कई जगह हुआ, और मैं इलाहाबाद नहीं जा पाया था, लेकिन उनका बयान मैंने सुना, जिसमें उन्होंने कहा था कि मुझे नुकसान हो या फायदा हो राजनीति में, चाहे मुझे नुकसान हो जाए, लेकिन मैं अपने इस स्टैंड पर कायम रहूंगा, जाति जनगणना पर कायम रहूंगा और अपनी बातों पर कायम रहूंगा। तो एक आदमी जब इस लेवल पर उतारू है कि उसको राजनीति के फायदे नुकसान से कोई मतलब नहीं है, तो फिर तो वो सुख दुख से ऊपर हो गया, आम इंसान से ऊपर हो गया, फिर तो एक योगी जैसी जो चीजें होती हैं, सचमुच वाला योगी, ये नकली योगी नहीं, सचमुच वाला योगी जो योग करके चीजों से ऊपर उठ जाते हैं, उस कैटेगरी में आदमी आ जाता है। आपने जवाहरलाल नेहरू का जिक्र किया, ये सच बात है कि एक बार एक फिल्म आई थी, तब लोगों ने देखा, अचानक महात्मा गांधी की जो किताब है उसकी बिक्री इतनी बढ़ गई थी कि उसने रिकॉर्ड तोड़ दिया महात्मा गांधी के बारे में। इसी तरह से आरएसएस ने जितना झूठ फैलाया महात्मा गांधी पर, जवाहरलाल नेहरू पर, इन चीजों पर, तो आप जैसे लोग हो, हमारे 2 साथी बैठे हैं, ये हैं, और हजारों ऐसे लोग हैं देश में जिन्होंने तत्काल उस पर रिसर्च करके उसके खिलाफ चीजें डाल दी, और फिर आम आदमी को लगा जरा जाने तो कि सच क्या है। तो इस दौरान हम लोग भी जो बहुत पढ़ते लिखते रहते हैं, बहुत सारी बातें नहीं जानते थे या बहुत सारी चीजें हमने नहीं पढ़ा था, इस विवाद के कारण वो तमाम चीजें पढ़ने का मौका मिला या दूसरों को पढ़कर जानने का मौका मिला। मैं इसके लिए आभारी हूं आरएसएस का और भाजपा का कि उन्होंने फिर से महात्मा गांधी को, जवाहरलाल नेहरू को जन जन में पहुंचा दिया, और आरएसएस यही काम करता रहे। आरएसएस जवाहरलाल नेहरू की बहन को उनका माशूका बताता रहे और भारतीय संस्कृति और सभ्यता की बात करता रहे। मैं उनका आभारी रहूंगा, उनसे उनका चरित्र उजागर हो रहा है, और कम से कम इस बहाने लोग ये जान पाए कि एक ऐसा देश जहां सुई नहीं बनती थी, जिसको अंग्रेज लूट के ले गया था, वो अंग्रेज जिनसे दोस्ती है आरएसएस के लोगों की, जिनके भागने के कारण गुस्से में उन्होंने महात्मा गांधी की हत्या कर दी। उन्होंने महात्मा गांधी की हत्या किसी और कारण से नहीं की। मैं जानता हूं कि उनका गुस्सा था कि महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को क्यों भगाया, अंग्रेजों के भागने का गुस्सा था जिसके कारण महात्मा गांधी की हत्या हुई। ये मेरा अपना वर्जन है, दूसरे लोगों के वर्जन कुछ और हो सकते हैं। तो उन लोगों के बारे में कम से कम इस आरएसएस के बहुत घटिया स्तर के हमलों के कारण तमाम लोगों ने पढ़ना शुरू किया, जानना शुरू किया, गूगल पर सर्च करना शुरू किया, और एक ऐसी बड़ी जमात देश भर में है और पैदा हुई इस दौरान, जिसने ये महसूस किया कि अगर इतिहास के बारे में कुछ गलत तथ्य आ रहे हैं तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उसको खंगाले इतिहास से और निकाल करके लोगों के सामने रखें। और कई ऐसे लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जिसके कारण कम से कम लोगों को जानकारियां मिल रही। जहां तक राहुल गांधी के बारे में, इस आदमी को पप्पू सिद्ध करने के लिए क्या क्या नहीं किया गया, हजारों करोड़ खर्च कर दिया, पूरी आरएसएस ने अपनी पूरी ताकत लगा दी,
उनको डर था कि नेहरू परिवार का ये लड़का अगर निकल गया और कहीं ये मैच्योर होकर के आगे बढ़ गया तो फिर वो कांग्रेस मुक्त भारत का सपना उनका सपना रह जाएगा। वैसे तो सपना सपना ही है, क्योंकि उसकी जड़ें बहुत बहुत पुरानी है। आजादी की लड़ाई की एक लंबी जो इतिहास है उसका, उससे निकल करके उसकी जड़ें उसकी वहां से पड़ी हुई है। उसको उखाड़ना इतना आसान नहीं है। हर गांव के कोने कोने में बैठा कोई ना कोई आदमी कांग्रेसी है या कांग्रेस को मानता है और कांग्रेस को जानता है। लेकिन उनको एक डर था, पप्पू सिद्ध करने के लिए उन्होंने सारी ताकत लगा दी। राहुल गांधी ने खुद ही संसद में कहा कि मुझे मालूम है आप मुझे पप्पू कहते हैं, लेकिन डिटर्मिनेशन होता है, अपनी जिद होती है सिद्ध करने की। जो वो एकलव्य का जो उदाहरण दे रहे थे, एकलव्य की जिद ही तो थी कि ठीक है आप मेरा गुरु बनने को तैयार नहीं हो, कोई बात नहीं, मैं आपकी एक प्रतिमा बनाऊंगा, प्रतिमा के सामने बैठ करके आपको गुरु मान करके मैं अपना प्रशिक्षण जारी रखूंगा। और उसने एक सारे धुरंधरों को कहीं बहुत पीछे छोड़ दिया। राहुल गांधी ने वही काम किया, चल पड़े अचानक को कन्याकुमारी से, बिना ये सोचे कि क्या होगा, कितनी दूर चलेंगे, कैसे चलेंगे, बीमार पड़ेंगे कि क्या होगा, कितने लोग साथ चलेंगे, बिना ये सोचे मुट्ठी भर लोगों को लेकर चल पड़े थे। पहले दिन कन्याकुमारी में कुछ हजार लोग थे, दूसरे दिन 30-35 हजार हुए और तीसरे दिन संख्या बढ़ते बढ़ते लाख में पहुंच गई। और फिर उसके आगे का तो इतिहास आप सबको पता है कि कश्मीर जैसी जगह पर भी, अच्छा ये भी बीच में बता दूं, जब वो दिल्ली आए थे, आप सबको याद, मैं चूंकि आपके दर्शक लोग भूल जाते बड़ा मुश्किल है, इसलिए चीजों को दोहराना पड़ता है। आपको याद होगा जब वो दिल्ली में प्रवेश कर रहे थे तो अचानक पूरे मंत्रिमंडल ने अपने मुंह पर मास्क लगा लिया था। याद है सबको, आप सब लोगों को ना, पूरे मंत्रिमंडल ने मास्क लगा दिया था कि दिल्ली में तो कोरोना फैल रहा है और राहुल का अंदर आना ठीक नहीं है। लेकिन राहुल माने नहीं और दिल्ली पूरा पार करके गए। जो ही वो दिल्ली को पार करके राहुल गांधी निकल गए, सारे मंत्रियों के मास्क अचानक उतर गए। कितने दोगले और दोहरे चरित्र के लोग हैं ये। फिर जब बल्कि उनकी यात्रा, बल्कि माफ कीजिएगा मैं टोक रहा हूं, उनसे कहा गया, राहुल गांधी से कहा गया कि आपकी यात्रा को रोका जाना चाहिए। ये बाकायदा उनके मंत्रियों ने बयान दिया कि राहुल गांधी अपनी यात्रा रोक लें, खत्म कर दें। मुझे याद है, यही तक नहीं हुआ, ये भी कहा गया कि अगर आप कश्मीर में जाएंगे तो आपकी जान को खतरा है, आप पर बम फेंक दिया जाएगा। और राहुल गांधी ने जब बर्फबारी हो रही थी, भारी पानी की बारिश हो रही थी, उस समय भी 25,000 लोग वहां राष्ट्रीय झंडा लेके खड़े हुए थे और राहुल गांधी ने वहां भीगते हुए कहा था कि मुझको रोकने की कोशिश हुई कि मेरे ऊपर बम फेंक दिया जाएगा, मुझे कोई चिंता नहीं, बम नहीं, आप जो करना चाहो करो, मेरी सफेद कमीज को आप लाल कर दो, मुझको कोई परवाह नहीं है। और राहुल गांधी ने यह करके दिखाया था। और कन्याकुमारी से कश्मीर तक की वो यात्रा उनकी पूरी हुई थी। और उसके बाद इस देश को लगा कि ये आदमी क्या है, जो एक टी शर्ट के अंदर इतनी ठंड में, जो हम इतना बहुत ज्यादा अपने को ढक करके रखते हैं, ये आदमी कश्मीर तक पहुंच गया, 4000 से ज्यादा किलोमीटर की यात्रा कर डाली, हर जगह लोगों से, स्थानीय लोगों से मिला, हर जगह स्थानीय लोगों की समस्याएं जानने की कोशिश की, जहां की जो संस्कृति और सभ्यता थी उसमें समाहित होने की कोशिश की, उससे मिलने जुलने की कोशिश की, उसको जानने की कोशिश की। तो उसके बाद राहुल गांधी को इन सबने गंभीरता से लेना शुरू किया। इनको लगा कि हमसे गलती हो गई है। और राहुल गांधी वहां से जब निकले और दूसरी यात्रा करके 10,000 किलोमीटर जब पूरा कर लिया, और फिर उनकी ये वैचारिक यात्रा, वो शारीरिक यात्रा थी और साथ में वैचारिक यात्रा थी। मैं एक लेख लिखा था मैंने, आनंद जी, जिसमें मैंने लिखा था कि जो पद यात्राएं होती हैं, पद यात्रा से आदमी को मिलता है पद, प्रतिष्ठा और पहचान। राहुल गांधी ने वो हासिल किया। पद की उनको कोई जरूरत नहीं थी, पद उनके पास जो है वही काफी, वो जन नेता है, वही पद उनके लिए काफी है। अब राहुल गांधी के भाषण पर आते हैं और प्रियंका गांधी के भाषण पर आते हैं। दोनों के बात करने का तरीका अलग है। प्रियंका गांधी जो भाषण देती है, उनकी भाषा शैली एक अलग तरह की है, उनका अलग तरह का लहजा है और दोनों के भाषण एक दूसरे के पूरक है। राहुल गांधी के भाषण पूरी तरह से बहुत ज्यादा सेंटिमेंटल होते हैं, भावुक होते हैं, उसमें धर्म का पुट होता है, धर्म से जोड़ करके, क्योंकि धर्म का ठेका ले रखा है आरएसएस और बीजेपी ने, तो वो चुनौती देते हैं धर्म की बात करके कि अगर संभव हो, अगर हिम्मत हो, आओ मुझसे धर्म पर भी बहस कर लो, वो चाहे अभय मुद्रा का सवाल हो या चाहे अन्य सवाल हो, वो उनको चुनौती देते हैं। और धर्म से जोड़ के उन्होंने आज संसद में क्या कहा संविधान के बारे में, कि इनके नेता ने कहा कि संविधान में कुछ भी देशी नहीं है, इस देश का कुछ भी नहीं है। लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि इस देश में संविधान जब बना, उसके बैकग्राउंड में हमारे तमाम महापुरुष हैं, महात्मा गांधी है, संत कबीरदास हैं और तमाम लोगों के नाम लिए, उसके बैकग्राउंड में वो सब लोग हैं, उनकी सोच है,
उनके सोच के को आधार बना करके यह संविधान बना है। हो सकता है कि दूसरे देशों में भी इसमें से चीजें हो, लेकिन उनको आधार बना के संविधान बना है। आपने अपने प्रोमो में ठीक कहा, वो विचलित नहीं होते। उन्होंने तय कर लिया है कि इस देश में सामाजिक न्याय पूरा होना चाहिए। उन्होंने तय कर लिया है कि इस देश से बेरोजगारी दूर होनी चाहिए, उसके रास्ते निकलने चाहिए। उन्होंने तय कर लिया है कि पूंजीवाद इस कदर सर न उठा ले कि चंद पूंजीपति पूरे देश की सत्ता पर काबिज हो जाए और देश की सत्ता उनकी गुलाम हो जाए। उन्होंने तय कर लिया है कि देश की सुई से लेकर जहाज तक बनाने वाला चंद एक या दो पूंजीपति ना हो, बल्कि जापान के पैटर्न पर या अन्य तमाम जगहों की तरह तमाम छोटे मोटे कारोबारी जनदार, उन्होंने जिक्र भी किया उन्होंने तमाम छोटे छोटे दुकानदारों का, कि उसे दुकानदार नहीं होते, उनसे व्यक्तिगत रिश्ते होते हैं और धीरे धीरे वो खत्म होते जा रहे हैं। तो किसान का सवाल हो, व्यापारी का सवाल हो, नौजवान का सवाल हो, देश की तमाम समस्याओं का सवाल हो, देश की सुरक्षा का सवाल हो, देश में चीन के मुद्दे का सवाल हो, सारे सवालों पर, या उसके पहले कोरोना आने का सवाल हो, सारे सवालों पर राहुल गांधी ने लगातार देश को चिताया और समय के साथ उनकी बातें सही साबित हुई। आपने बिल्कुल ठीक कहा, उनको कोई डर नहीं है। डर इसलिए नहीं है कि उनको कुछ चाहने की इच्छा नहीं है। मैं मानता हूं कि कल को कांग्रेस की सरकार भी बन जाए तो शायद राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना बड़ा मुश्किल पड़ेगा। वो प्रधानमंत्री पद के चाहने वाले व्यक्ति नहीं है। वो एक व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो सत्ता परिवर्तन की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। और व्यवस्था परिवर्तन, सामाजिक और राजनीतिक आर्थिक तीनों तरह के व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई के लिए वो कटिबद्ध है। इसलिए हो सकता है कि लोग कहें आप प्रधानमंत्री बन जाओ, जैसे सोनिया गांधी को तमाम लोगों ने अपना नेता चुन दिया, लेकिन सोनिया गांधी ने उस पद को स्वीकार नहीं किया, उसको ठुकरा दिया था। हो सकता है कि राहुल गांधी जी कल प्रधानमंत्री जैसे बड़े पद को ठुकरा दें, दबाव में बन जाने बड़ी बात, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद ठुकरा दें, क्योंकि वो एक बड़े काम को, उन्होंने मुहिम को अपने हाथ में ले लिया है। राहुल गांधी को भाषणों से नहीं, उनके विचारों से और उनका जो उसके प्रति कमिटमेंट है, हमें लगता है कि उससे उनका आकलन करना चाहिए। यूसुफ जी ने बहुत अच्छी बात कही, कोरिया का उदाहरण दिया इन्होंने, अन्य देशों के भी तमाम उदाहरण है, अमेरिका का उदाहरण है। संक्षेप में बता देता हूं, ट्रंप राष्ट्रपति थे, उन्होंने पुलिस के चीफ से कोई बात कही, पुलिस के चीफ ने कहा कि अगर आपको कोई तमीज की बात आती हो तो ठीक, अदरवाइज शट योर माउथ। उन्होंने आर्मी के जनरल से कोई बात कही, आर्मी के जनरल ने कहा आई नो ओनली द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका, आई डोंट नो हु इज ट्रंप। ट्रंप का जिस दिन चुनाव हुआ था, मैं अमेरिका में था, मैं वहां पर गया हुआ था और बाई चांस इस राष्ट्रपति चुनाव में ही काम कर रहा था। पहला राष्ट्रपति ऐसा चुना गया था ट्रंप, जिस दिन 50,000 लोग उसके खिलाफ सड़कों पर उतर गए थे। उसके कारण ठीक है, दोबारा वो चुनाव जीत गया, जैसे भी है, वो लोकतंत्र का मामला है, उनकी जीत का स्वागत है, वो अपनी जगह है। तमाम दुनिया के देश हैं जहां पर लोग सड़क पर निकल आते हैं, जिसका जिक्र किया यूसुफ साहब ने, कोरिया का, वहां आम जनता ने राष्ट्रपति को मजबूर कर दिया, वहां के रक्षा मंत्री को बर्खास्त करना पड़ा और वहां आम जनता ने सत्ता को मजबूर कर दिया। आम जनता यहां भी मजबूर कर चुकी है। आनंदवर्धन जी, आप हम सब उसके सहभागी रहे हैं। छोटा सा मेस का झगड़ा था गुजरात में, खाने के मेस में खाने का खाली रेट थोड़ा बढ़ गया था और वहां से चला हुआ आंदोलन बिहार पहुंचा, बिहार से पहुंचकर दिल्ली तक पहुंचा और एक सत्ता को उलट करके उसने उखाड़ फेंका। पूरे उत्तर भारत में कांग्रेस पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली थी। तो जनता, छात्र, नौजवान जब निकल पड़ेगा, दुर्भाग्य से अभी वो निकला नहीं है। मैं बहुत निराश था, लेकिन जब निर्भया का कांड हुआ था और दिल्ली के तमाम हजारों की संख्या में नौजवानों को मैंने दिल्ली के जो राष्ट्रपति भवन के सामने का विजय चौक का इलाका है, वहां पर खड़े हुए और पानी की बौछार सहते देखा, तो मुझे लगा कि निराश नहीं होना चाहिए। नौजवान सो जरूर रहा है, लेकिन जाग भी रहा है, वो समय का इंतजार कर रहा है। ये सच है। यूसुफ जी ने बहुत अच्छी बात कही कि नेता जनता के बूते काम करता है। नेता तो निकल पड़ा, जनता को निकलने की जरूरत है। लेकिन अगर केवल अकोला का, केवल महाराष्ट्र के एक संसद क्षेत्र का सवाल हो या महाराष्ट्र के 2-3 गांव का सवाल हो कि वो चुनौती दे रहे हैं कि हमने तो वोट नहीं दिया, आप कैसे जीत गए, हम तो मोक पोल करेंगे, उतने से काम नहीं चलेगा। ये पूरे देश को इसके लिए खड़ा होना पड़ेगा। अगर आपके घर पे कोई चोरी करने आता है तो आपके घर में जो भी लाठी चक्कू हथियार होता है लेके उससे आप मुकाबला करते हैं, कुछ नहीं होता, थाली लोटा लेके मुकाबला करते हैं। तो ये वोट की चोरी भी तो एक डकैती है। इसका मुकाबला करने के लिए जनता को राहुल गांधी जैसे लोगों के साथ तो खड़ा होना ही पड़ेगा। एक आखिरी बात कहूं कि पूरा विपक्ष तो बैठा था डर के मारे। राहुल गांधी की वजह से विपक्ष को आवाज मिली है, राहुल गांधी की वजह से विपक्ष के नेताओं को बोलने की हिम्मत मिली है। ये अलग बात है कि आज कुछ लोग कुछ अलग सुर में बात करने लगे हैं कि राहुल गांधी नहीं बल्कि कोई और नेता होना चाहिए।
जी आनंद जी।